भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनें भी ग्रेच्युटी की हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के कल के इस फैसले के बाद में भारत देश में सभी राज्यों में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों के मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे, जानने का भी प्रयास कर रही होंगी कि आखिर ग्रेच्युटी होती क्या है और ये कब मिलती है, किसको मिलती है, कैसे इसकी गणना की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ और भी तमाम जानकारी लगी है, तो सभी राज्यों के भाई बहनों से कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी करें अपनी बाकी बहनों को, ताकि वो भी सच्ची खबरें देख पाए। साथ ही साथ आप सब भाई बहन जो चैनल से ना जुड़े हो वो भी सब्सक्राइब कर लें और भी अपनी बहनों को चैनल से जोड़ने का भी प्रयास करें। देखिए, मध्य प्रदेश के धार जिले से छाया बहन आती हैं, उन्होंने कल जानकारी साझा कर दी। एनडीटीवी में एक ये खबर यानी प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि क्या होती है ग्रेच्युटी। तो सबसे पहले तो हम सब बहनें ये जानेंगे कि ग्रेच्युटी क्या होती है। तो ग्रेच्युटी आपके वेतन यानी कि आपकी जो सैलरी होती है उसका वह एक हिस्सा होती है, जो कंपनी या आपका नियोक्ता, जो भी आप जहां काम कर रही है वो, यानी कि आपका एम्प्लॉयर आपकी सैलरी की सेवाओं को बदले में देता है। ग्रेच्युटी वह लाभकारी योजना होती है जो रिटायरमेंट के लाभों का एक हिस्सा होती है। जब आप रिटायर हो जाती है तो उसके बाद आप ग्रेच्युटी की हकदार होती हैं। वो भी कितने वर्ष नौकरी करने पर होती हैं वो भी आपको बताएंगे। लिखा है, नौकरी छोड़ने या खत्म हो जाने पर कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा यह दिया जाता है। अब ऐसा भी नहीं है कि रिटायरमेंट ही हो वहीं पर केवल ग्रेच्युटी मिले। अब रिटायरमेंट ना भी होगा, आप स्वेच्छा से छोड़ती हैं तब भी आपको मिलेगा, लेकिन आप कितने वर्ष तक अधिकतम नौकरी करेंगी उसके बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए। तो ग्रेच्युटी क्या होती है? रिटायरमेंट का समझ लीजिए एक तरह का लाभ होता है जो आपको बाद में दिया जाता है, या जब आप कुछ समय के बाद में नौकरी छोड़ते हो तो आपको मिलता है। अब बात करते हैं कब मैं ग्रेच्युटी का हकदार बनूंगा। जैसे आप सब बहनें कब ग्रेच्युटी की हकदार होंगी वो जान लीजिए। तो ग्रेच्युटी किसी भी ऐसे कर्मचारी को दी जानी होती है जो नौकरी में लगातार 4 साल 10 महीने 11 दिन तक काम कर चुका हो। अब ऐसे कर्मचारी की सेवा को 5 साल की अनवरत सेवा माना जाता है और आमतौर पर 5 साल की सेवाओं के बाद ही कोई भी कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार बनता है। यानी अगर आप जल्दी यानी 2 साल में नौकरी बदल जाते हैं, आप ऐसा शौक रखते हो, नौकरी अब यहां कर ली प्राइवेट, फिर वहां छोड़ दी, वहां पकड़ ली, तो इस तरह से फिर आपको ग्रेच्युटी नहीं मिलती। तो यहां पर आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब आंगनबाड़ी बहनें तो वैसे नौकरी नहीं बदलेंगी, ये हर कोई जानता है, एक बार मिलना मुश्किल हो जाता है। अब थोड़ी बहुत भी भले ही जो है अर्ध सरकारी या सरकारी कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो तो उसको कोई नहीं छोड़ता, भले ही रुपया बहुत कम मिलता हो। चाहे आप आशा वर्कर बहनों को ले लो, चाहे आप जो अपनी रसोईया बहनों को ही क्यों ना ले लो। लेकिन होता क्या है, जहां कोई प्राइवेट कंपनी में काम करता है वहां पर उसको तरह तरह की प्राइवेट सेक्टर में सैलरियां देखने को मिलती हैं। तो यहां अगर ज्यादा दे रहे हैं तो यहां से जो है यहां कर रहे हैं, वहां ज्यादा मिलने लग गई तो यहां छोड़ करके वहां चले गए। पता चला इसी बीच उन्होंने अपने 4 साल 10 माह 11 दिन नहीं बिताए, यानी मान के चलो 5 साल, आप साफ मोटे तौर पर समझिए, तो 5 साल तक नौकरी नहीं की, तो ऐसे लोगों को नहीं मिलेगा। अगर वहीं पर कोई 5 साल तक नौकरी कर लेता है, मान लीजिए 5.5 साल 6 साल तक हो गए, तो उसको ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं कैसे ग्रेच्युटी कैलकुलेट की जाती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला है। जैसे अंतिम माह का आपका बेसिक वेतन कितना है, यानी आखिरी महीने का आपका वेतन कितना है वो, प्लस महंगाई भत्ता जो भी आपको मिलता हो वो इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब इन दोनों चीजों को, आपका अंतिम महीने का जो आपका बेसिक वेतन है वो प्लस आपका जो महंगाई भत्ता है वो, इनको जोड़ लो और उसको 15 से आप जो है गुणा कर लो, और फिर उसमें भी जो है यहां पर सेवा में दिए गए जो भी आपके साल हैं टोटल, तो उनको भी उससे गुणा कर लो।
अब जितना आ जाए अमाउंट उसको आप 26 से भाग कर दो, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। खैर ऊपर इनका क्या कहना है उसको बात करते हैं। इसमें उन्होंने क्या कहा, इनका कहना है ग्रेजुटी कैसे कैलकुलेट की जाती है। ग्रेजुटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5 साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए हर साल के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ करके उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है। तो इन्होंने देखो क्या कहा कि 5 साल की सेवा के बाद सेवा में पूरे किए गए वो भी हर साल के बदले कौन से साल, हर साल, जो भी 5 साल हो गए उसके ऊपर के जो भी साल होंगे हर साल, मान लीजिए 6 साल 7 साल 8 साल जो भी साल आपने बिता दिए, उन सभी सालों के बदले अंतिम महीने के बेसिक वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़ करके उसे पहले 15 से गुणा किया जाता है, फिर सेवा में दिए गए सालों की संख्या से और उसके दिए गए यानी उसके बाद हासिल होने वाली रकम को फिर 26 से भाग दे दिया जाता है। ग्रेजुटी कुछ इस तरह से बन जाती है। तो यहां पर ये सारी चीजें कुछ आ रही हैं। वही देखिएगा ग्रेजुटी के मामले में मध्य प्रदेश से बालाघाट से आती हैं योगिता कावड़े बहन, उन्होंने इस पर भी कल पोस्ट किया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के हित में हुआ है, इस याचिका को जल्द मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के द्वारा लागू कराया जाएगा। संगठन जल्द ही हाई कोर्ट में याचिका दायर करने को तैयार हो चुका है। बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन मध्य प्रदेश भोपाल ने 24 अप्रैल को हाई कोर्ट जबलपुर में याचिका की पिटीशन दायर कर चुका है, जिसका वकील महोदय जी के द्वारा 2 माह का टाइम मांगा गया है। तो अब ये जो सिस्टम है आपकी ग्रेजुटी का जो एक राष्ट्रीय लेवल पर चल रहा है, अब इसको मध्य प्रदेश में यूनियन के द्वारा अपने वहां पर भी लागू कराने के यहां पर हाई कोर्ट से प्रयास किए जा रहे हैं। अब क्योंकि किसी न किसी राज्य की याचिका पर यह सुनवाई हुई है ग्रेजुटी वाली, अब यूं ही हर एक राज्य सरकार इसको नहीं देना शुरू कर देगी। अगर वो चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन कोई सरकारें इतनी आसानी से कुछ देना नहीं चाहती हैं। लेकिन आपको लेना है तो आप भी अपने अपने वहां इसी तरीके से पिटीशन डाल सकते हैं। वही बात करते हैं, दीपमाला बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के भदोई से। इनके द्वारा एक मैसेज फॉरवर्ड किया गया है जिसमें लिखा है कि 13.2 यानी 13.2 पोषण ट्रैकर का जो एक नया वर्जन आया है उसको अपडेट कर लीजिए। तो आप सब भाई बहन गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां पे सर्च करिए पोषण ट्रैकर और वहां पर आपका अपडेट अगर लगा हो ऐप में तो आप उसको अपडेट कर लीजिए। वही बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में आंगनबाड़ी बहनों का एक बार फिर से हुजूम देखने को मिला है। आप देखिएगा भारी तादाद में आप पर फोटो में भीड़ दिखाई दे रही है, जिसको सोमवार को अभी परसों ही जो है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने अपने फेसबुक पेज पर इसको पोस्ट किया है। वैसे आप यहां पे देख सकते हो भारी तादाद में बहनें हैं और साथ ही जो है मिनिस्ट्री के अंदर भी बहनों का जमावड़ा देखने को मिला है। बहनें अपनी समस्याओं को, उनका ज्ञापन जो है वहां पर अपना सुना रही हैं। साथ ही साथ आप देखिएगा ये कुछ बहनें हैं जो वहीं पर पासी में अपना धरने पर और लगा करके बैठी थी और इस तरह से कुछ वहां पर भीड़ देखने को मिली है। तो सोमवार को ये पोस्ट दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने किया है। आगे चलते हैं, आपको बताना भी चाहेंगे कि वहां पर उन्होंने पोस्ट के जरिए जो है क्या बोला है, लिख करके भी क्या भेजा है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हो साझा की गई हैं और ये मंडे को पोस्ट डाली गई है दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन की तरफ से कि उनकी एक और जीत। महिला बाल विकास विभाग दिल्ली को एक बार फिर यूनियन की मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ा है। महिला बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्मिकों के मानदेय भुगतान करने में अनियमितता का इतिहास पुराना है। महिलाओं के उद्धार का दावा करने वाली दिल्ली सरकार को बुनियादी स्तरों पर कार्यरत महिला कार्मिकों के मामूली मानदेय भुगतान को लेकर के उनको मजबूर करना पड़ता है। और ज्ञात हो कि दिल्ली में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्मिकों को इस वर्ष के शुरुआत से ही अर्थात जनवरी 2022 से अब तक मानदेय नहीं दिया गया था। पिछले हफ्ते सोमवार 18 अप्रैल को दिल्ली के महिला बाल विकास विभाग का घेराव करके भुगतान व अन्य मसलों पर विभाग के उच्च अधिकारियों से सवाल किया गया था। उस दिन की वार्ता में यूनियन के ज्ञापन को संज्ञान में लेते हुए आश्वासन दिया गया था कि एक हफ्ते के भीतर ही मानदेय और फोन का बिल, इवेंट के पैसे आदि जो है आंगनबाड़ी जो है केंद्रों को वो उनके किराए के भुगतान वो सब कर दिया जाएगा। आज आंशिक रूप से यह भुगतान विभाग द्वारा शुरू कर दिया गया है। यह अकारण नहीं है। पिछले वर्ष सितंबर माह तक आंगनबाड़ी कार्मिकों के एक हिस्से का मानदेय महीने से बकाया था, जिसे 7 सितंबर 2021 की हमारी चेतावनी रैली के दिन ही सरकार को भुगतान करने को विवश होना पड़ा था। हालांकि हमारी मांग थी कि अप्रैल माह तक न जो है केवल मानदेय बल्कि अन्य तमाम सर्वेक्षण, फोन बिल और यहां पर PMMVY
PMVVKY आदि के पैसे का भुगतान भी तुरंत हो जाए। साथ ही मानदेय के नियमित भुगतान के संबंध में सर्कुलर भी तुरंत जारी किया जाए। इन सभी मांगों की सुनवाई व पूरे बकाये का भुगतान 1 हफ्ते के भीतर न होने की स्थिति में महिला बाल विकास विभाग एक बार फिर से घेराव उसका किया जाएगा। तो दिल्ली स्टेट आंगनबाड़ी वर्कर एंड हेल्पर यूनियन ने एक ये जानकारी भेजी है। वही बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिभा जी जो हैं उन्होंने सर्किट हाउस में पुष्टाहार वितरण व अन्य महिलाओं की वहां पर समस्याओं को सुना है। आपको बताना चाहूंगा चलते फोटो की तरफ, और ये जो पोस्ट है अमन यात्रा के नाम से जो उनका आर्टिकल है किसी का, उसमें ये प्रकाशित की गई है कल। आगे बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हो इसमें लिखा है कानपुर देहात में कि जो है पुष्टाहार वितरण में आने वाली समस्याओं और कठिनाइयों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और मंत्री जी के द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ब्लॉकवार वितरण की अभिलेखीकरण भी किया जाए, फोटो और वीडियो भी बना करके रखे जाएं, प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में बोर्ड लगाए जाएं, आंगनबाड़ी केंद्र पर नैतिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाए। तो इस तरह से एक ये मीटिंग कराई गई और इन तरह के निर्देश वहां पे दिए गए हैं। राज्य मंत्री प्रतिभा सिंह जी सर्किट हाउस में पुष्टाहार को लेकर के उनकी बैठक, और शैलेश दीक्षित बहन है कानपुर देहात से आती है, उनके द्वारा एक जानकारी भेजी गई थी। वहीं पर यहां पर यह भी कहना है कि अच्छा कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को पुरस्कृत किया जाएगा, ईमानदारी के साथ कार्य करने वाले विशेष बल उन पर जो है यहां पर दिया जाएगा, और यहां पर इसके बारे में भी जानकारियां आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आगे चले तो आपको बता दें कि आगरा से एक जानकारी आ रही है, विमला बहन आती हैं और उन्होंने एक ये लेटर भेजा है। ये लेटर आगरा में डीपीओ महोदय ने 26 तारीख को कल जारी किया है और सीडीपीओ लोगों को उन्होंने भेजा है। साहब यादव जी हैं जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा के। इनका कहना है यहां पर कि 26/4/2022 का संदर्भ लें, जिसके द्वारा 2 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक प्रस्तावित विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, दस्तक अभियान, इनके आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा गृह भ्रमण करके अति कुपोषित बच्चों के परामर्श किए जाने के संबंध में मॉनिटरिंग फीडबैक प्रेषित किया गया है, जो कुल 16% है। उपरोक्त के क्रम में निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 27 अप्रैल यानी आज से 30 अप्रैल तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा गृह भ्रमण का विशेष अभियान चला करके कुपोषित बच्चों का